हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स क्रेज एजुकेशन। टॉपिक हमारा आज का रहने वाला है कंप्यूटर लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन। पेपर 3 में यह फायदा होगा, 20 क्वेश्चन यहाँ से बन के आएगा। वीडियो का पार्ट नंबर 19 है। पीडीएफ वगैरह के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, चैनल का नेम सर्च कर लीजिएगा, खुल जाएगा। बाकी फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वाज द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर मेड बाय इंटेल कंपनी। इंटेल कंपनी द्वारा पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है से कौन सा बनाया गया था। ऑप्शन है आपके 8008, 4004, 8080 या फिर 8800। तो क्या होना चाहिए, कौन सा ऐसा माइक्रो प्रोसेसर था जो कि इंटेल कंपनी द्वारा फर्स्ट ऑफ ऑल बनाया गया था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4004। 4004 जो था इंटेल कंपनी के द्वारा 1969 में पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया गया था। इसको आप लोग याद रख सकते हैं। माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, तो माइक्रो प्रोसेसर आप लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ से अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, उसका कंट्रोल यूनिट होता है और रजिस्टर एरे होता है। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि जो माइक्रो प्रोसेसर होता है उसमें बहुत सारा चिप वगैरह लगा होता है, जिसको आप लोग इंटीग्रेटेड सर्किट वगैरह बोलते हैं। और ये सीपीयू का परफॉर्मेंस करता है। जो सीपीयू होता है, ठीक है, क्या होता है, जो सीपीयू होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके जैसा यह कार्य करता है। तो यानी कि जब इंटीग्रेटेड सर्किट आया था, जब आप पढ़े होंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तो उसमें इंटीग्रेटेड सर्किट के बाद माइक्रो प्रोसेसर जो है से आया था। तो बहुत सारा इंटीग्रेटेड सर्किट का डेवलप फॉर्म ही बोल सकते हैं आप लोग कि माइक्रो प्रोसेसर जाके बना था, उसका रास्ता खुला था जब इंटीग्रेटेड सर्किट आया था तब। ओके, बाकी तो ये सारा फंक्शन पता होगा आपको। इनपुट देते हैं तो प्रोसेसिंग वगैरह यहाँ काम होता है, जो कि सीपीयू का काम होता है मेनली रूप से, और उसके बाद यहाँ पे आउटपुट मिलता है आपको। तो यही सारा है, तो याद रख लीजिएगा 4004। ओके, और एक समय एक चीज़ याद रख लीजिएगा, जब ये 1969 में जब इसको बनाया गया था 4004, तो ये 4 बिट प्रोसेसर था ना। क्या था, 4 बिट प्रोसेसर था। और जब 8 बिट प्रोसेसर बनाया गया, इसको 8 बिट प्रोसेसर बनाया गया, तो इसका नाम रखा गया था 8008। 8 बिट प्रोसेसर बनाया गया था और ये बना था 1972 में। तो इसको याद रख सकते हैं। आंसर क्या हो गया, 4004। क्वेश्चन सेकंड पे मूव करते हैं। और जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सारा याद रख लीजिएगा, क्या क्या यूज किए थे, याद है ना कि भूल चुके हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन डायरेक्ट भी बनते हैं वहाँ से। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आपका वैक्यूम ट्यूब यूज किए थे आपने। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आप लोग ट्रांजिस्टर यूज किए थे। उसके बाद थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आप लोग यूज किए थे आईसी। ओके, और फोर्थ जनरेशन में आप लोग यूज किए थे माइक्रो प्रोसेसर आया था, जो कि मैं बताया कि आईसी का ही डेवलप फॉर्म अगर माइक्रो प्रोसेसर बना। जब आईसी नहीं रहता तो माइक्रो प्रोसेसर नहीं बनता। बहुत सारा आईसी वगैरह जुड़ा होता है माइक्रो प्रोसेसर पर। ओके, तो समझ गए। तो आईसी से यहाँ पे फोर्थ जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर आ गया। फिफ्थ जनरेशन में देखिए, जो माइक्रो प्रोसेसर है ना, उसको हम लोग VLSI बोलते हैं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और फिफ्थ जनरेशन में आता है ULSI, यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तो ये सारा कुछ कुछ यूज होता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में, तो इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं ना, क्वेश्चन कभी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड बोलता है, निम्न में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। मेमोरी दो तरह का होता है, वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। तो आपको बताना है कौन नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, वोलेटाइल मतलब होता है एक तरह से आप लोग पढ़े होंगे वोलेटाइल सब्सटेंस वगैरह, जो उड़ जाता है, खत्म हो जाता है। तो उड़ने वाला, खत्म होने वाला मेमोरी नहीं है। DRAM, SRAM, रोम या फिर रैम। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका रोम। क्या होगा आंसर, रोम होगा। इसका होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली मेमोरी जो होता है परमानेंट मेमोरी होता है ना। नॉन वोलेटाइल मेमोरी को हम लोग बोलते हैं, वोलेटाइल का यहाँ पे नॉन लिखना था। जो नॉन वोलेटाइल होता है उसको परमानेंट मेमोरी बोलते हैं, और वोलेटाइल जो मेमोरी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉन परमानेंट मेमोरी। तो ऐसे ऐसे बोला जाता है जो कि खत्म हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे रैम जैसे क्या है, रैम जो आप लोग कंप्यूटर में करंट टाइम में जो फंक्शन करते हैं उसको बस डेटा को स्टोर करके रखता है। जैसे ही लाइट आपका खत्म हुआ, चाहे बंद हुआ, किस तरह से कंप्यूटर शट डाउन हुआ, तो डेटा आपका ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो रैम का कहानी होता है। रोम में अगर एक बार डेटा चला गया तो रोम में जो डेटा स्टोर रहता है तो वहाँ से खत्म नहीं होता है। तो ये जो है आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जांपल है। ये रैम क्या होता है, ये होता है स्टैटिक रैम होता है और डायनेमिक रैम होता है। ठीक है, तो रैम का ही टाइप है, तो सब देख लीजिएगा। ओके, आंसर क्या होना चाहिए, आंसर हो गया रोम, रीड ओनली मेमोरी। फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा सारा, कभी कभी पूछ दें ऐसे। तो क्वेश्चन देखिए अलग तरह से आएगा। अब सारा क्वेश्चन टफ नहीं आएगा और सारा क्वेश्चन ईजी भी नहीं आएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन ईजी भी आएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हार्ड भी आएगा। टू सेंड कॉमन लेटर टू मोर देन वन पर्सन व्हाट इज यूज्ड। अगर मान लेते हैं कि कॉमन लेटर भेजना है हमको एक से ज़्यादा आदमी को, तो किस कमांड का हम लोग यूज करते हैं, इनवेलप का यूज करेंगे, मेल मर्ज का यूज करेंगे, लेवल का, या फिर मर्ज एंड फिनिश का यूज करेंगे। किसका यूज करते हैं हम लोग, तो देखिए अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह, लेटर वगैरह आपको सेंड करना है एक से ज़्यादा पर्सन को, तो आप लोग मेल मर्ज का यूज करते हैं। यहाँ से आपको दिखाता हूँ, जैसे इस तरह से कुछ कुछ आपको देखने को मिलेगा इंटरफेस। अगर मेल मर्ज करना है तो यह मेल मर्ज जो होता है वर्ड, MS वर्ड है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है।
तो यहाँ से स्टार्ट जो है से मेल मर्ज कीजिए, तो यहाँ से एक से ज़्यादा पर्सन को आप लोग ऐसे सेंड कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर वगैरह भेजना होगा तो। क्लियर? तो मेल मर्ज ऑप्शन का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, समझ गए। Which of the following is an example of impact printer, जो कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, जब प्रिंट कोई चीज़ होता है तो उसमें टच वगैरह करके प्रिंट करता है तो उसको इम्पैक्ट प्रिंटर बोलते हैं, और जो टच करके नहीं करता है उसको हम लोग नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के नाम से जानते हैं। तो कौन सा इसमें इम्पैक्ट प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या फिर थर्मल प्रिंटर। तो देखिए जो इसका जो डेजी व्हील प्रिंटर आप लोग को देखने को मिलेगा, एक जो है से यहाँ पे इम्पैक्ट प्रिंटर है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर है ना। डेजी व्हील प्रिंटर जो है एक तरह का इम्पैक्ट प्रिंटर का एग्जांपल है। बाकी सब इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये सब आप लोग को देखने को मिलेगा नॉन इम्पैक्ट में आता है। जैसे यहाँ से देख सकते हैं हम, देख लीजिएगा ये प्रिंटर है, यहाँ से इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, थोड़ा सा ना इसे सारा इन्फॉर्मेशन याद रख लीजिएगा। डायरेक्ट पूछते हैं, डेजी व्हील प्रिंटर और डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर के अंतर्गत आता है, यानी कि अगर डीडी है तो समझ जाएगा कि इम्पैक्ट में है। और इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, इंकजेट, थर्मल और लेजर ये सब नॉन इम्पैक्ट में आता है। ओके, तो इसको याद रख सकते हैं। लेजर का फुल फॉर्म पहले भी बताया था, पूछ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, साइंस में भी पूछ सकते हैं ना। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये होता है लेजर का फुल फॉर्म। आई होप कि समझ में आ चुका होगा प्रिंटर वगैरह के बारे में। इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में डिफरेंस समझ गया ना। इम्पैक्ट में टच करके प्रिंट करने वाला है और नॉन इम्पैक्ट में टच नहीं करने वाला है। ओके, चलिए, डेजी व्हील प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following is not used to measure the memory of a computer? कंप्यूटर का मेमोरी का पता लगाने के लिए किसका यूज नहीं किया जाता है, बताइए। कंप्यूटर का मेमोरी पढ़े होंगे ना आप लोग, MB पढ़े होंगे, KB वगैरह पढ़े होंगे, बीट बाइट वगैरह सारा पढ़े होंगे। निबल, बाइट, बीट या फिर MIPS क्या होना चाहिए। तो देखिए इनमें से आप लोगों को देखने को मिलेगा जो MIPS है, क्या है MIPS, ये जो है कंप्यूटर के स्मृति यानी कि मेमोरी को मापने के लिए नहीं किया जाता है MIPS। बाकी निबल, बीट और बाइट जो है सारा यूज होता है स्मृति नापने के लिए, मेमोरी मापने के लिए। MIPS फिर होता क्या है, इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड। मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकंड आप लोग देखिए कंप्यूटर का स्पीड वगैरह नापने के लिए यूज करते हैं। MIPS और फ्लॉप्स, MIPS और फ्लॉप्स क्या होता है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड ना। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड जो होता है से कंप्यूटर का परफॉर्मेंस वगैरह स्पीड वगैरह नापने के लिए यूज किया जाता है। MIPS एंड फ्लॉप्स ये भी याद रख सकते हैं ना। फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ओके, MIPS एंड फ्लॉप्स आर यूज्ड टू मेजर कंप्यूटर परफॉर्मेंस एंड निबल, बाइट एंड बिट्स हियर ऑप्शंस प्रोवाइडेड आर यूज्ड फॉर मेजरिंग कंप्यूटर मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब यहाँ से थोड़ा सा देख लीजिएगा स्लाइड को, बीट और बाइट में। तो बीट में क्या होता है, बीट में 2 ही डिजिट होता है ना, तो बाइनरी डिजिट को शॉर्ट फॉर्म में बीट बोला जाता है। तो छोटा छोटा बोलेंगे कि बाइनरी डिजिट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, तो इसको बिट बोलते हैं ना। चलिए, अब बीट में देखा जाता है तो अगर निबल बोला जाए, क्या बोलते हैं निबल, तो उसमें 4 बिट्स आता है, क्या आता है 4 बिट्स। और बाइट में जो होता है क्या होता है, बाइट में जो होता है 8 बिट्स होता है। अब क्वेश्चन एक ऐसे भी पूछते हैं आपसे कि हाफ बाइट को क्या बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हाफ बाइट आपसे पूछ दिया जाए कि हाफ बाइट को क्या बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है हाफ बाइट। तो हाफ बाइट कितना होगा, तो एक, यहाँ देख लीजिए, एक बाइट में होता है आपका 8 बिट्स, तो हाफ बाइट में कितना होगा 4 बिट्स, तो 4 बिट्स को निबल बोलेंगे। तो हाफ बाइट इज इक्वल टू निबल बोलते हैं। या कभी कभी पूछ देंगे कि निबल इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय हाफ बाइट 1/3, कुछ भी करके दे सकते हैं, थोड़ा सा याद रखिएगा ना। हाफ बाइट इज ऑल्सो नोन एज, ओके, तो ऑप्शन बहुत सारा प्रोवाइड करा सकते हैं। और बाकी सबसे हाईएस्ट यूनिट देख लीजिएगा यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी में योटा बाइट देखने को मिलता है ना, योटा बाइट। टेस्ट में भी डाला था आपका मैं, तो आपको याद होगा। ओके, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क। बोला जा रहा है कंप्यूटर का फर्स्ट नेटवर्क कौन सा था, बताइए जरा, फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन था। CN नेट, NSF नेट, ASAP नेट या फिर ARPA नेट, बताया जाए। देखिए ये आपका आंसर था आपका ARPA नेट। तो ARPA नेट जो था आपका फर्स्ट जो है से कंप्यूटर नेटवर्क था, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। और ENIAC के बारे में बताया था आपको, ENIAC फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC था। ARPA नेट फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क था। इसको आपको ARPA नेट को 1969 में डेवलप किया गया था, इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। फर्स्ट टाइम जो कुछ होता है तो आपका ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है।
बाकी थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, इंडिया में एक तरह का आप लोग देखने को मिलेगा ER नेट है। क्या है? ER नेट। इसका फुल फॉर्म होता है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। इंडिया में इसको लॉन्च किया गया था 1998 में ना। 1998 में आप लोग को देखने को मिला मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत ये आता है आपका ER नेट। ठीक है, एंड मतलब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आप लोग को किसके अंडर में अभी है? अश्विनी वैष्णव के अंतर्गत है ना, उनके अंडर आता है मिनिस्ट्री अभी। तो यही ER नेट था 1998 में। तो नाम से है एजुकेशन एंड रिसर्च, तो समझ में आ चुका होगा किसके लिए है। ओके, चलिए। तो 1969 में सारा हो गया आंसर आपका ARPA नेट, तो इसको याद रख सकते हैं। एक बार ARPA नेट का मैं बहुत बार फुल फॉर्म बता चुका हूँ, एक बार लिख दीजिए। ARPA नेट का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में एक बार चिपका दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 आता है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर इंटरनेट कनेक्शन। इंटरनेट कनेक्शन के लिए आप लोग किसका यूज कीजिएगा? माउस का, प्लॉटर का, कंपाइलर का, या फिर मॉडेम का। तो यहाँ से इसको आप लोग को पता होगा कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए लोग मॉडेम का यूज करते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। एक क्वेश्चन यहाँ से अगर अंदर से बन, एक क्वेश्चन देखिए, मैं ना इजी क्वेश्चन यहाँ से इसी ले लिया था क्योंकि इसमें मुझे कुछ चीज़ बताना था। तो कोई भी क्वेश्चन को मैं लेता हूँ तो अगर इजी क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर का जो इन्फॉर्मेशन देना होता है उसके लिए मैं क्वेश्चन लेता हूँ। क्वेश्चन में इसको बहुत बता चुका हूँ कि मॉडेम का यूज आप लोग इंटरनेट कनेक्शन के लिए करते हैं। लेकिन यहाँ से एक नया चीज़ यही बताना है कि मॉडेम आखिर करता क्या है। तो याद रखिएगा, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और वाइस वर्सा कर देता है, अर्थात एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका यूज एक थोड़ा सा याद रख सकते हैं मॉडेम का। बाकी इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल नेटवर्क ना। इंटरनेट का फुल फॉर्म होता है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुआ था। इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं। इंटरनेट और फादर ऑफ इंटरनेट आफ्टर विंड सर्फ को बोलते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कंप्यूटर स्लॉट विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा हाँ, कंपाइलर का यूज आप लोग को बताया चुका हूँ बहुत बार, थोड़ा सा रिवीजन कीजिएगा। कंपाइलर और असेंबलर और इंटरप्रेटर, तीनों का यूज अच्छा सा देख लीजिएगा, क्वेश्चन आता है इस पे ना। बता दूं क्या? चलिए बता देता हूँ, फिर से बताता हूँ, रिवीजन हो जाएगा। देखिए, एक कंपाइलर होता है, एक होता है कंपाइलर होता है, अब एक होता है आपका इंटरप्रेटर, एक होता है असेंबलर। देखिए, कंपाइलर क्या करता है, मैं पहले ही बताया था कि जितना सारा इन्फॉर्मेशन होता है, ठीक है, जितना प्रोग्राम होता है तो एक बार में सारा प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का है। लेकिन जितना प्रोग्राम होता है सबको एक ही बार में कंपाइल करके करता है, इसलिए नाम इसका कंपाइलर है। एक बार में जितना इंस्ट्रक्शन होता है सारा को लेकर उसको कन्वर्ट कर देता है लो लेवल लैंग्वेज में, लो लेवल लैंग्वेज को आप लोग मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है? कंपाइलर के जैसा काम करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में करेगा, बट एक बार में एक ही इंस्ट्रक्शन को लेता है और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर है ना? इंटरप्रेटर और कंपाइलर में डिफरेंस यही है कि हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में कन्वर्ट करता है, लेकिन सारा इन्फॉर्मेशन को एक ही बार में कन्वर्ट कर देता है कंपाइलर, जबकि इंटरनेट जो है से एक बार में एक ही इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट करता है। असेंबलर, सिंपल सी बात है, असेंबली लैंग्वेज को कोडेड लैंग्वेज को आपको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। और मशीन लैंग्वेज ऐसा लैंग्वेज होता है जो कि कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सकता है 0-1 के फॉर्म में। अब इसको ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होता है, क्योंकि मशीन लैंग्वेज सिंपल लैंग्वेज होता है, उसको कंप्यूटर आराम से अंडरस्टैंड कर लेता है। तो ओके, तो ये सारा कुछ चीज़ होता है। क्वेश्चन देखते हैं 8, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ कंप्यूटर स्लॉट विच ऑफ द फ्लोइंग माइट डिफर। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा चीज़ किसके एब्सेंस के चलते जो है से कंप्यूटर जो है से डिफर हो सकता है, अलग अलग हो सकता है। ओवरहीट क्या भिन्न हो सकता है? तो ओवरहीट हो सकता है, पावर सर्ज हो सकता है, EMI हो सकता है, या फिर EHD के लिए अपूर्ण पाथ हो सकता है। तो देखिए, एक तरह से अगर कंप्यूटर स्लॉट अगर नहीं रहेगा ना तो उसमें ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। क्या होता है? ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम आ जाता है। मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं एक बार अपने ड्राइवर को, कंप्यूटर का ड्राइवर होता है, ओके, ड्राइवर मतलब अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए ड्राइव होता है, तो ड्राइवर को जब मैं अच्छे से अपडेट कर रहा था तब उसमें क्या हुआ था, कुछ लैपटॉप कुछ इस तरह से होता है ना, ऐसे स्क्रीन वगैरह होता है आपका। तो मैं जब अपडेट कर रहा था ना तो उसका यहाँ से देखिएगा तो यहाँ पे ओवरहीट का यहाँ पे स्लॉट लगा हुआ था। ओके, क्या लगा था? यहाँ पे स्लॉट लगा हुआ था, और इसमें से ना बहुत तेज़ी से जैसे AC चल रहा था। तो जब ड्राइवर वगैरह अपडेट होता है तो जितना भी हीटिंग प्रॉब्लम होता है, हीट जनरेट होता है, उसको बाहर निकलने का काम किया जाता है स्लॉट के द्वारा। ओके, अगर स्लॉट कवर नहीं होगा तो ओवरहीट का प्रॉब्लम कंप्यूटर में आ जाता है, जिससे कंप्यूटर डैमेज हो सकता है। ओके, इस तरह से कुछ ओवर स्लॉट दिखता है आपको ना। चलिए ठीक है, तो स्लॉट इस तरह से दिखता है, आप लोग समझ चुके होंगे कंप्यूटर स्लॉट।
ओवरहेड की समस्या को से निदान के लिए एक लगाया जाता है। देख सकते हैं इसमें थोड़ा थोड़ा आपको होल दिख रहा होगा जिससे एयर पास होता है ना। और ड्राइवर और अपडेट कीजिएगा तो बहुत फास्ट रन करता है, अंदर में लगा होता है फैन वगैरह, एसी वगैरह लगा होता है, तो बहुत फास्ट हवा चलता है, तो अंदर से जितना भी जनरेट होता है हीट उसको बाहर निकाल दिया जाता है, तो कंप्यूटर आपका बच जाता है। When the sender and receiver are on the same system, then we need only 2 accreditations। कहा जाता है कि जब किसी ईमेल के सेंडर और रिसीवर एक ही सिस्टम हो तब हमें केवल 2 की अवधारणा होती है। क्या होता है? आईपी, डोमेन, सर्वर या यूजर्स। सिंपल सी बात है, हमको 2 यूजर्स चाहिए। क्या चाहिए? सिंपल, हमको 2 यूजर चाहिए। अगर सेंडर और रिसीवर एक ही सिस्टम में हो तो 2 यूजर चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रोग्रामिंग ऑफ विच मेमोरी क्लिप इज डन ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग टाइम। बोला जाता है कि किस तरह का चीज़ का, यानी कि किस मेमोरी क्लिप का प्रोग्रामिंग जो है उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ही कर दिया जाता है। क्या किया जाता है? उत्पादन प्रक्रिया के दौरान ही इसको जो है हम लोग कर देते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इसका जो आंसर होगा वह रोम ही होगा। क्या होगा? रोम होगा। रीड ओनली मेमोरी जो है से एक आपको पता होगा यह क्या है, पहले पढ़ा चुका हूँ, नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। और इसका जो है से आपको प्रोग्रामिंग जो जिस समय मैन्युफैक्चर किया जाता है कंप्यूटर को उसी समय कर दिया जाता है। ओके, बाहर से नहीं लगा सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 देखते हैं, विच कमांड इज यूज टू क्रिएट लाइनक्स फाइल सिस्टम। लाइनक्स आपको पता होगा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, लाइनक्स वगैरह यूनिक्स वगैरह सर बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू टाइप से। तो देख लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, बहुत चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ, आप लोग थोड़ा रिवीजन कीजिए। विच कमांड इज यूज टू क्रिएट लाइनक्स फाइल सिस्टम। लाइनक्स फाइल सिस्टम के लिए आप लोग किसका यूज करते हैं? तो इसको थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, हम लोग MKFX का यूज करते हैं लाइनक्स फाइल सिस्टम को क्रिएट करने के लिए, MKFX। ओके, चलिए थोड़ा सा फाइल सिस्टम, अलग अलग फाइल टाइप का पता करने के लिए फाइल सिस्टम आप यूज क्यों करते हैं? जैसे कि आप लोग देखते होंगे कोई भी फाइल वगैरह, ओके, तो अलग अलग तरह का आप लोग को देखने को मिलता है तो फाइल सिस्टम में। तो बताता हूँ कुछ फाइल टाइप पता करने के लिए देख सकते हैं। ये फाइल एक्सटेंशन के थोड़ा सा बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो फाइल एक्सटेंशन हम लोग यूज करते हैं फाइल टाइप को पता करने के लिए। जैसे DOC है, क्या है? DOC है या फिर DOCX है। तो इसका उपयोग किसके लिए है ये? तो DOCX जो होता है सबको पता होगा MS वर्ड का है। जैसे .ppt लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? .ppt लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? पावर पॉइंट के लिए है। ओके, तो इस तरह से चीज़ें होता है। XLS वगैरह लिखा हुआ है तो समझिए कि MS Excel का यह फाइल है, फाइल एक्सटेंशन। डॉट यूज होता है ना, .XLS, .ppt, .doc या फिर DOCX, तो ऐसे यूज होता है। ओके, तो अलग अलग एक्सटेंशन वगैरह होता है फाइल टाइप पता करने के लिए। तो यहाँ पे फाइल सिस्टम क्रिएट करने के लिए लाइनक्स में MKFX होता है, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है। जिस तरह से आपको MS है ना माइक्रोसॉफ्ट का, जो देखे होंगे माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडो 10 वगैरह हो गया, विंडो 11 वगैरह आया। ओके, तो इस तरह चीज़ जो है ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉक का टाइप डिक्लेरेशन इन MS Excel सोच। MS Excel में जो होता है डॉक टाइप का जो डिक्लेरेशन होता है वह क्या बताता है? सिंपल है, डॉक टाइप नाम ही है इसमें। डॉक टाइप का जो है ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, डॉक्यूमेंट का टाइप किस तरह का डॉक्यूमेंट है उसी को पता करने के लिए डॉक टाइप डिक्लेरेशन का हम लोग यूज करते हैं MS Excel में ना। MS Excel एक तरह का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा MS। ओके, चलिए माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को 1975 में इसको बनाया गया था ना। चलिए टू एक्टिवेट प्रीवियस सेल इन MS Excel इन प्री सेलेक्टेड रेंज विच इज यूज्ड। कहा जा रहा है कि अगर आपको एक्टिवेट करना है, प्रीवियस सेल को एक्टिवेट करना है किसमें? प्री सेलेक्टेड रेंज में MS Excel में, तो आप लोग किसका यूज कीजिएगा? अल्ट की का, टैब की का, एंटर की का या फिर नन ऑफ दिस। इसका आंसर नन ऑफ दिस होगा ना। जब बुक में इसको देख रहा था जहाँ से क्वेश्चन में बनाया उसमें गलत आंसर दिया हुआ था, फिर इसको इंटरनेट पे चेक किया तो इसमें नन ऑफ दिस इसका आंसर आया था। तो प्री सेलेक्टेड रेंज में प्रीवियस सेल को एक्टिवेट करने के लिए इनमें से किसी का भी यूज नहीं कर सकते हम लोग। अल्ट की, टैब की, सब कुछ का यूज नहीं कर सकते हैं हम। एक कुछ बताता हूँ, जैसे Alt + F2 होता है, पहले बताया हो ना। Alt + F2 जो होता है ना, से आपको अगर कोई फाइल है तो उसको रीनेमिंग करने का ऑप्शन देता है। Alt + F4 जो है इसको दबाइएगा तो वो कंप्यूटर को शट डाउन करने का ऑप्शन प्रोवाइड करता है। एक और बताता हूँ, जैसे कि Alt + Shift प्लस में ग्रेटर देन का साइन लगाइएगा तो आपको इंक्रीज कर देगा। क्या होगा? जो डॉक्यूमेंट मतलब जो आपका कैरेक्टर्स जो सेलेक्ट होगा उसको इंक्रीज कर देगा। और सेम टू सेम है Alt + Shift प्लस लेस देन का साइन अगर लगा दें तो ये क्या कर देगा? ये जो है आपका फाइल को छोटा करने लगेगा, यानी कि बड़ा से छोटा करने लगा इस तरह का। ओके, बताया था ना। और ये क्या करने लगा? छोटा से बड़ा करने लगता है ऐसे। ओके, तो ये कुछ यूज होता है। ओके, Alt + F2 रीनेम कर देगा आपको।
Alt+A फॉर शॉर्ट डाउन के लिए यूज होता है। डायरेक्ट शॉर्टकट कीज बहुत सारे होते हैं, बता चुका हूँ ना। टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ लाइन्स इन लाइनक्स, लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में बोला जा रहा है कि लाइन को अगर कैलकुलेट करना है तो विच कमांड इज यूज, LC, WC1 या फिर CI या फिर काउंट। तो इसमें लाइनक्स में आप लोग को लाइन की संख्या ज्ञात करने के लिए आप लोग WC1 का यूज कीजिएगा। ओके, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ लाइन्स इन लाइनक्स वी विल यूज WC1 कमांड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15 देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल मेथड इज एक्सटेंसिवली यूज्ड। बोला जा रहा है कि कौन सा जो है मेथड जो है HTTP में ना जो है बहुत ज़्यादा यूज होता है। प्री एंड पोस्ट, गेट एंड सेट, आस्क एंड रिप्लाई या फिर गेट एंड पोस्ट। तो देखिए आपको देखने को मिलेगा कि जो गेट एंड पोस्ट होता है ना, गेट एंड पोस्ट यानी कि ऑप्शन नंबर डी, वो बहुत ज़्यादा HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल में यूज होता है। ओके, चलिए गेट एंड पोस्ट याद रख लीजिएगा इसको। एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे बनता है कि जैसे कि आप लोग देखे होंगे एक वर्ड ऐसे होता है HTTPS ना, ऐसे होता है एक मतलब एस होता है, एक सिंगल होता है HTTP। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? तो यहाँ पे एस जो वर्ड है ना वो सिक्योर बताता है। क्या बताता है? सिक्योर, यानी कि जो HTTPS है वो वेबसाइट ज़्यादा सिक्योर होता है HTTP की तुलना में। क्लियर? चलिए, तो यही कुछ कंप्यूटर क्वेश्चन था। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे 8 बजे मैं वीडियो आपका सुबह में फिक्स कर दिया हूँ। तो डेली 8 बजे आ जाएगा, एक शाम को 8 बजे। तो 2 वीडियो एंजॉय जरूर कीजिए। झारखंड का वीडियो में बहुत अलग अलग तरह से जल्दी देखने वाला है। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई में व्यस्त रहें, रिविजन वगैरह करते रहिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वंदे भारतम।